बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, मुल्क में सियासी माहौल सज चुका है और लेवल प्लेइंग फील्ड की गर्दान के दौरान हमें मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक ऐसा बयान सुनने को मिला जिसने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। चंद रोज कब तक हमें यह नजर आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवा करती हुई नजर आ रही थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और सब कुछ जो है वो मैदान में सेट किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी का हालिया जो बयान है उसने आज के दिन की हेडलाइंस को चेंज करके रख दिया है। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्हें पूरा एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। आज के दिन उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल माहौल सजा था लेवल प्लेइंग फील्ड का उसे टर्न अराउंड किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा अली नवाज आवान आज मंजर आम पर आए हैं और आते ही वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए और उन्होंने अपनी शमूलियत का ऐलान किया है जहांगीर तरीन और अलीम खान की मौजूदगी में। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ जो सियासी मैदान सज रहा है उस सूरत हाल पर और इंतखाबात के हवाले से आज जो पॉलिटिकल पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा हैं और सेनेटर हैं निसार खोड़ो साहब हमारे साथ होंगे, चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और सेनेटर दनेश कुमार हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दनेश से गुफ्तगू का आगाज़ करूं लेकिन चूंकि जरदारी साहब ने जैसे कहते हैं वो टर्न अराउंड किया है पॉलिटिकल सिचुएशन को, तो गुफ्तगू का आगाज़ निसार खोड़ो साहब से करते हैं। खोड़ो साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा अब ख़त्म हो गया है आज से? ये इलेक्शन मुल्क के लिए है। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल साहब हों, कोई और हो, ये सब इसी इंतजार डेट देने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का वैसे तो कोई इलेक्शन कराने की वास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई डेट आ नहीं रही थी इसलिए लोग गए और हम भी गए, दूसरे भी गए तो इलेक्शन की डेट ले आए सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा बहुत सारी गारंटियां दी है कि इस डेट के बाद कोई चेंज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, को करना चाहिए था जो उन्होंने किया। दनेश हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। दनेश, आज से चंद माह कबल एक पुरानी जगह पर जहां मैं प्रोग्राम करता था उस वक्त मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि बीएपी अपना वजूद बरकरार रखेगी या नहीं। उन दिनों में बहुत सी बातें हो रही थीं और आपने एक जुमला कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने नाम नहीं लिए थे, आपने कहा था बड़ी कौमी जमातें हमें लहू लहान कर रही हैं लेकिन हम रेजिस्ट करेंगे और अपनी पार्टी का वजूद बरकरार रखेंगे और बिलाखिर आप उसमें कामयाब हुए। लेकिन हुए कैसे? देखिए जी, इस चीज़ की तो पेशन गोई मैंने आपको कबल अज वक्त कर दी थी कई माह कबल और वो मेरी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई जिसकी आप तस्दीक कर रहे हैं। और साथ में ये भी मैंने आपको कहा कि हम अपना वजूद बरकरार रखेंगे। बिल्कुल आपने तो आपने देखा कि अभी भी हमारा वजूद बरकरार है और भरपूर तरीके से जिस तरह से कह रहे हैं कि जो अभी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि बीएपी अपने पुराने इंतखाबी निशान पर, गाय के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, वो आंख का इंतखाबी निशान जी अभी नहीं मिल सका, जो नहीं बात हो वो रही। मिल सका है मगर अब हमने मुतफ़िका तौर पर यही फैसला किया है कि हम अपने पुराने निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। सही। और आप देखेंगे आज भी और ये गाय बलूचिस्तान में दौड़ती हुई नजर आएगी। दौड़ती। मैं आपको ये पेशन गोई एक दफा और कर रहा हूं कि जिसके साथ बीएपी की कोलिशन होगी वो सूबे में और वफाक में हुकूमत बनाएगा। ये भी आज मेरी बात नोट कर लें। अब दनेश आप मुझे एक बात बताएंगे, तो नजर आ रहा है कि आपका कोलिशन पीएमएल-एन से होने जा रहा है, तो मतलब आप लोगों ने पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का, फिर पीपल्स पार्टी का शिकवा तो दुरुस्त है। नहीं देखें जी, हमारे दरवाजे तमाम पार्टियों के लिए ओपन है। सही। नून लीग से भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस तरह से जमीयत उलमा इस्लाम से भी। मैं आपको ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि बाप ने जिसके साथ कोलिशन की उसकी वफाक में भी हुकूमत होगी और बलूचिस्तान में। ये मेरी बात आज नोट कर लें।
आज से चंद माह बाद मैं फिर आपको ये याद दिलाऊंगा, जैसे मैंने आपको और कहा फिर मुझे आपको बुला के बिल्कुल यकीन करवाना पड़ेगा कि आपने कहा था, क्योंकि बाप एक शफकत का रवैया रखता है और जिसके हाथ पर बाप का होगा। इस मामले को फिलहाल 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। निसार खोड़ो साहब, दनेश कह रहे हैं कि अभी भी जो है मामलात ओपन है, पीपल्स पार्टी से भी बातचीत हो रही है, तो आप यौम तासीस के जलसे के लिए क्वेटा जा रहे हैं। हमें याद है आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत गिराई इमरान खान साहब की, खालिद मक्सी साहब की हिमायत से, और एक जाती ताल्लुक भी वो रखते हैं, तो अभी भी क्या बाप से गुफ्तगू हो सकती है पीपल्स पार्टी की? देखिए, बाप पार्टी के कुछ लोग नवाज लीग में शामिल हुए हैं, ऐसे पीपल्स पार्टी के भी 1-2 हुए हैं। सही। और ये सारी चीजें सियासत का हिस्सा हैं। सही। ये सियासत का हिस्सा है कि हम ऐसे देखेंगे मंजर। सही। रही बात कि बाप पार्टी ने अभी तक यानी मर्जर का कोई फैसला नहीं किया, बाप पार्टी ने इत्तेहाद का कोई ऐलान नहीं किया। सही। खालिद मक्सी साहब यकीनन उसके लीडर बने हैं, बिल्कुल, और उनका अपना फैसला होगा कि वो खुद से अपने प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान में से लड़ते हैं या नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं। सही। ये अभी इसका फैसला आया नहीं है, इसलिए दनेश ने अगर ये कहा कि हम ओपन हैं, हम दरवाजे खुले हुए हैं, हम बातें चीजें करते रहेंगे, तो इसको इस मंजर में देखा जाए कि बाप पार्टी ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल ठीक और है। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में लड़ने का हिस्सा है। बीएपी भी पहले बलूचिस्तान में जीती थी, ये और बात है कि बहुत जल्दी बनी थी और उसके बाद जल्दी इलेक्शन हो गए और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए उनके लिए। सही। रही बात कि बलूचिस्तान हमारा काबिले एतमाद हिस्सा है, बलूचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ लेकिन खोड़ो साहब, लेकिन दनेश ने जो एक बात कही वो हो सकता है आपसे सरफे नजर हुई। दनेश ने कहा बाप जिससे इत्तेहाद करेगा उसी की मरकज और बलूचिस्तान में हुकूमत होगी, तो पीपल्स पार्टी वैसे ही कह रही है कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेंगे, तो बाप की इत्तेहाद से जीतेंगे। अब ये बीएपी ने कहा कि जो हमसे इत्तेहाद करेगा वही वफाक में हुकूमत बनाएगा, ये तो उनकी एक ख्वाहिश है। सही। ये कोई फैसला नहीं है। सही। न उनके जीतने का कोई फैसला ऐसा आया है। सही। न हमारे हारने का कोई ऐसा फैसला आया है। सही। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इसको आप इस माने में ना लेने की जी कि ये तो फिर बात क्या हो गई कि अगर बाप की बलूचिस्तान में पार्टी में बलूचिस्तान में कुल सीटें हैं कितनी? सही। नेशनल असेंबली की 17 सीटें, 15 या 16, मुझे नहीं, 16 से 17 सीटें। खोड़ो साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको शरीके गुफ्तगू करूंगा। निसार खोड़ो साहब हमसे बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज नजर आ रही थी और उनका शिकवा था कि आप लोगों के साथ लाडले वाला सलूक हो रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन आज जरदारी साहब ने, जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के प्रोसेस पर अपने एक एतमाद का इजहार किया, जो कि एक नेक शगुन है पॉलिटिकल माहौल में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है, इसे कैसे देखती है? बहुत शुक्रिया जी। आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान बहुत मुस्बत बयान है और यकीनन ये उन इदारों को कुव्वत देने वाला, जहां कुव्वत देने वाला है वहां उन्हें ये भी पैगाम है कि भाई अगर आप इससे हटके चलेंगे तो एतराज भी उठेंगे। ये भी इस बात में शामिल है। मुझे और आपको पाकिस्तान के हर इदारे को अप्रिशिएट करना चाहिए जब वो विद इन द लिमिट्स और जो उससे आईनी जिम्मेदारियां दी हैं वो निभा रहा हो। सही। और जब कोई रोगर्दानी करे, वहां से हटके चले, तो यकीनन ये भी मेरा और आपका बनता है कि हम उसके ऊपर एतराज उठाएं। मैं 2 कदम आगे की बात करना चाहूंगा। हमारी सियासी जमातों ने पिछले 2-3 टन्योर जो थे, और अगर मुशर्रफ साहब के उस जमाने से चले जाएं तो 3 टन्योर बनते हैं, और इनको सामने रखते हुए आप अगर ये देखें कि जब जब सियासतदान मिल बैठे हैं और जो जो उन्होंने फैसले किए हैं, वो आईनी तरामीम के हों, वो इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के हों, वो आपके CPAC के रूट्स के हों, वो यमन फौज न भेजने की बात हो, वो कोई दहशत गर्दी से मुकाबला करने की बात हो, तो वो पाया तकमील को पहुंचे, वो कामयाब हुए। और मैं इसे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये कहता हूं कि जब भी इज्तिमाई दानिश काम करेगी, और इज्तिमाई दानिश को सिवाय पार्लिमान के
कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अच्छा, चौधरी जाफर इकबाल साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिंध का रुख कर रहे हैं। पहले उन्होंने बलूचिस्तान के किले पे जिसे कहते हैं पेशकदमी की, और अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं। और इत्तलात ये है कि उनका सिंध का कयाम 1 या 2 रोज का नहीं हो सकता है उससे ज्यादा तवील हो। और वहां पर जो पुराने नून लीगी रहे हैं या पुराने मुस्लिम लीगी कह लें, जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीगों में रहे हैं, लियाकत जतोई साहब हों, सुमरो साहब हों, कुछ और लोग हों, जो कि एक तरह से एंटी पीपल्स पार्टी एक जिसे कहते हैं अप्रोच रखते हैं, उनको वो मनाने की कोशिश करेंगे। तो मियां साहब को जो कामयाबी चौधरी साहब बलूचिस्तान में मिली, 30 बीएपी और दीगर जमातों के लोग मिले, सिंध में भी कोई ऐसा ही क्लीन स्वीप करने का आपका मूड है? जी, इससे बहुत बेहतर आपको नताइज नजर आएंगे अगर आप अददी एतबार से देखेंगे, क्योंकि सिंध के अंदर सीटें भी ज्यादा हैं और आबादी भी ज्यादा है और वहां ज्यादा लोग हैं जिनको पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सियासी नुक्ता नजर कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता कि यकसानियत हो पूरे मुल्क के, पूरे सूबे के, पूरे घर के अंदर यकसानियत सोच की नहीं हो सकती। और ये जमहूरियत के लिए नेक शगुन है, ये एक अच्छी बात है। पॉलिटिकल विजडम ज्यादा बढ़ेगा और फैलेगा जब ज्यादा लोग सिंध में चौधरी जाफर इकबाल साहब, सिंध में क्या ब्रेक थ्रू आप कर सकते हैं या कराची में क्या ब्रेक थ्रू आप कर सकते हैं? केपीके का भी आगे मैंने आपसे सवाल करना है और खोड़ो साहब को भी फिर दोबारा शरीक गुफ्तगू करना है। मैंने सिंध में क्या ब्रेक थ्रू कर सकते हैं आप अगले हफ्ते में? ब्रेक थ्रू बहुत सिंपल है। तमाम वो लोग जो पीपल्स पार्टी की या वहां जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी सियासत से इख्तलाफ रखते हैं और वो ये समझेंगे कि मुस्लिम लीग नून उनके सियासी सोच और नजरिए के करीब तरीन है, तो यकीनन हम उनको अप्रोच करेंगे और उनको अप्रोच करके उन हलकों में जहां पे इस चीज की गुंजाइश मौजूद है, और इसके ऊपर जो है हमारे सिंध के जो अकाबरीन हैं उन्होंने काम किया, और मैं बशीर मेमन साहब का स्पेशली नाम लूंगा, उन्होंने खासा काम किया। चौधरी साहब उनके साथ यहाँ एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोक के खोड़ो साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। खोड़ो साहब, एहसन इकबाल साहब का एक बयान मेरी नजर से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में हुकूमत में रही, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 10 साल पंजाब में हुकूमत रही। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अब भी सिंध को यह बताने के लिए मौजूद है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, मियां साहब का दौरा कितना परेशान कौन हो सकता है आप लोगों के लिए सिंध और कराची का? सर, सिंध वाले मियां साहब का 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो सिंध वालों को छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। सही, बीमारी हुई, कुछ भी हुआ, इमरान के वो बाहर चले गए। सही, यहाँ सिंध में बारिशें हुई, यहाँ सिंध में सैलाब आए, यहाँ सिंध में मुसीबतें हुई, यहाँ सिंध में टिड्डी दिल का हमला हुआ, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रही, यहाँ गुर्बत बढ़ी, यहाँ सब कुछ बढ़ी, और सिंध में वो नहीं थे मौजूद, अब वापस आए हैं। सही, आने को कोई उनको रोक नहीं सकता, लेकिन वो उनको किसी के साथ इत्तेहाद बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता। सही, लेकिन इत्तेहाद बनाते हैं तो किस बात पे बनाते हैं, इनका आगे का लाए अमल या मंशूर क्या है, वो सिंध वाले भी पढ़ना जानते हैं। सही, उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है उस पे हमें गिले शिकवे हैं। सही, गिले शिकवे थे। सही, जब अब कह रहे हैं, अब कल परसों बयान आया कि जी हम 18वीं तरमीम को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, सही, हम एनएफसी को रिवाइज करेंगे। सही, पिछले जमानों में उनका था कि जी हम कालाबाग डैम बनाएंगे। सही, और ये बातें सब कुछ लोगों को याद है। सही, और वो सब कुछ लोग जानते हैं कि उनका पहला क्या क्या शौक था, विजन था, और अभी भी अगर विजन यही है कि जी हमें सिंध को डिवाइड करना है, इंतजामी यूनिट बनाने हैं, एनएफसी को फला करना है, 18वीं तरमीम को फला करना है, तो फिर सिंध के रद्द अमल का मैं पहले से ही पेशन गोई कर सकता हूं कि वो इनके खिलाफ जाएगा। सही, आप कह रहे हैं सिंध के खिलाफ जाएगा और आपको नहीं लगता कि मियां साहब कामयाब होंगे? दनिश, नहीं,
सिंध का रिएक्शन मियां साहब के खिलाफ जाएगा। अच्छा, सिंध का रिएक्शन मियां साहब के खिलाफ जाएगा और आपको समझ लगता है कि पॉलिटिकली वो गेन नहीं कर पाएंगे जो गेन करने की कोशिश करने के लिए आ रहे हैं। दनिश, एक शिकवा हमें नजर आता है, बलूचिस्तान के लोग भी करते हैं या सियासी जमातें भी करती नजर आई, बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता है मरकजी जमातों की जानिब से, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत आप लोगों ने बीएपी बनाई थी और अब बीएपी की एक बहुत बड़ी तादाद पीएमएल-एन में चली गई, तो आप लोगों की भी वो नंबर स्ट्रेंथ जो है, गो के जैसे खोड़ो साहब ने कहा, या पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि बाप जहां जाएगी वहां जो है ना इक्तदार जाएगा, लेकिन अब आपकी भी नंबर स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी 2018 में थी। देखिए जी, पहले जहाँ तक आपने बात की कि वफाकी पार्टी हमें नज़रअंदाज करती थी, तो इस दफ़ा आपने देखा कि वफाकी पार्टियों ने बलूचिस्तान को मरकज़ बना लिया। खोड़ो साहब को भी पता है कि कुछ अर्सा पहले चंद माह कबल पीपल्स पार्टी ने वहाँ डेरे जमाए, इसके बाद नून लीग ने MPs तोड़े। देखिए वो इलेक्टेबल्स है, जिस तरह से खोड़ो साहब ने कहा कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होती, तो इसी तरह से वो गए। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की अहमियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी की वजह से बढ़ी। बलूचिस्तान की अहमियत पाकिस्तान के हवाले से इसलिए है कि पाकिस्तान की मुश्किलात का रास्ता बलूचिस्तान से जाएगा। और तमाम पार्टियों लोग बहुत अहम थे 2018 से 23 के दरमियान खान साहब की गवर्नमेंट बनाने में, गिराने में बीएपी का रोल, बलूचिस्तान के एक एक सिंगल एमएनए का रोल, दैट इज वेरी क्लियर। लेकिन जिस तरह आपके इलेक्टेबल्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, अगली असेंबली में बाप का अपना वजूद क्या होगा? अभी भी मैं आपको वसूख से कहता हूं कि हमारी अहमियत वही होगी। हम बहुत खुश नसीब हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि हुमा का साया जिस पर पड़ेगा, हमारा साया जिस पर पड़ा वो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चाहे हमारी स्ट्रेंथ एक महीने की हो, चाहे हमारी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, मगर बाप रहेगा। आपके अगर एक एमएनए से हुकूमत बननी है तो इसका मतलब है पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं होगी। देखें जी, बिल्कुल मेरी ये पेशन गोई है कि जी कोई भी पार्टी जो एक अपनी पार्टी के हवाले से नहीं, एक सियासी तालिब इल्म के हवाले से कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कोई सादा अक्सरियत से भी नहीं आएगी, कोलेशन गवर्नमेंट होगी और तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट होगी। अपोजिशन में किसी को छोड़ेंगे या इस बार भी कोई देखें जी, नून लीग के भी बयानात आ रहे हैं इस तरह से, जो हमारे सदर आसिफ जरदारी साहब के भी बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान को एक इस तरह से एक ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है जिसमें तमाम पार्टियों की हिस्सेदारी। एक मिनट आपको यहाँ रोकता हूँ। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपको शरीक गुफ्तगू कर रहा हूँ। दनेश ने कहा कि पाकिस्तान को तमाम पार्टियों की फिर कोई कौमी हुकूमत बना लें सर, इलेक्शन का खर्चा कम करवा दें, गरीब आदमी के पैसे बच जाएंगे। और शुक्रिया जी, पहले तो मुझे खोड़ो साहब की जो गुजारिशात की उनका जवाब देना है। बिल्कुल दें। सिंध में सैलाब आए तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का नुमाइंदा वहां पहुंचा जहां मजबूरन पीपल्स पार्टी को भी जाना पड़ा फिर साथ। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें और 2013 से 18 के दरमियान पीपल्स पार्टी इससे पहले भी हुकूमत में रही और कराची के अमन के क्या हालात थे, और 13 से 18 मियां नवाज शरीफ ने, जो निसार अली खान वजीर दाखिला थे, कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज नहीं किया, नॉट एट ऑल। और बहुत डिटरमिनेड थे कि कराची का अमन बहाल कराना है और वो करके दिखाया, और वो हुआ और लोगों ने होता हुआ देखा। हमने गवादर जहां बलूचिस्तान में आबाद किया, वहां पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पे वो मंसूबे लेके आए और लगाए, जिससे वहां लोगों को रोजगार मिला। और अगर आप कोई एनालिसिस करना चाहें, डाटा एनालिसिस करना चाहें, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो फेडरल प्रोजेक्ट्स की वजह से मिली वो आपको बेशबहा दिखेंगी, उनके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट थे। हर कोल का अगर आप मंसूबा लें, उसके ऊपर देख लें कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन थी और कैसे उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। लेकिन चौधरी साहब मेरे सवाल का भी अगर साथ में जवाब दे दें ताकि आ रहा हूं जी रिंद साहब, मुझे पहले खोड़ो साहब को ये बताने दीजिए कि नवाज शरीफ हर जगह मौजूद रहा। सही। सखर तक मोटरवे किसने पहुंचाया? सही। हैदराबाद कराची मोटरवे किसने बनाया? सही। और फिर सखर से जो हैदराबाद का पोर्शन है, 5 साल हुकूमत अभी पिछले पीपल्स पार्टी की थी ना। सही। प्रोविंशियल पीएससीपी लग सकता था, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते थे, क्यों ना बना पाए? क्यों पाया तकमील तो नहीं पहुंचा? सही। तो ऐसे नहीं, नवाज शरीफ तो हर उस मौके पे पहुंचा जहां अहले सिंध नहीं, अहले पाकिस्तान कहीं भी किसी को जरूरत थी। अब आपका ये सवाल कि जी
कौमी हुकूमत बना लें और इलेक्शन से पैसा बचा लें। देखिए, ये आपकी मुझे एतराज है इस जुमले पे। सही। इलेक्शन के ऊपर लगने वाला पैसा वो अवाम को अपनी राय के, वो जाफर इकबाल को इक्तदार में पहुंचाने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो जाफर इकबाल के बतौर वोटर अपना हक इस्तेमाल करने के लिए है कि मैं वो एहतसाब भी कर सकूं कि जो इससे पहले 5 साल हुकूमतों में रहे उनका, और आइंदा के लिए अपनी राय दे सकूं, और वो कोई फजूल खर्ची नहीं है। बिल्कुल ठीक। कौमी हुकूमत, बिल्कुल बहुत सारे ममालिक हैं जहां सादा अक्सरियत जिनको नहीं मिलती वो कौमी हुकूमत बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप 2018 के इंतखाबात को देखें, बावजूद उस सारे मैकेनिज्म के जो इंजीनियर्ड इलेक्शन था, इसके बावजूद हमारी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत। चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो निसार खोड़ो साहब की तरफ जाएंगे। जो नुकात आपने उठाए हैं, मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब अपनी जमात और सिंध की तरफ से उनका खुद ही जवाब दें जो नुकात आपने उठाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने जो सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीयरेंस है मियां शहबाज शरीफ के हवाले से, उस पर बात की, तो मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब उसे रिस्पॉन्ड करें। खोड़ो साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? चौधरी जाफर इकबाल ने सारी बात की, आप सुन चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैंने शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं लिया था। सही। मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिया था। सही। मैंने उनके हवाले से बात की थी, उनकी गैर हाजिरी के बारे में। सही। गैर हाजिरी पाकिस्तान में यकीनी तौर पर महसूस की जाती है। सही। कि हम पाकिस्तान वाले बहुत मुसीबतों में रहते हैं। सही। रही बात कि किसने कौन सी तरक्याती स्कीमें कराई, तो मैं समझता हूँ ये सिंध हुकूमत का एक मौजूदा है, एक कारनामा है। जब उसने थर कोल स्टार्ट किया, सिंध हुकूमत और एंगरों ने मिलकर वो काम शुरू किया था, जिसकी आजकल हर एक तारीफ कर रहा है कि जी हाँ थर में ये हुआ। लेकिन खोड़ो साहब जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं अगर जनाब आली फेडरल की फंडिंग कौन देता है? क्या सिंध सूबा नहीं देता? सही। क्या कोई किसी मुल्क से बाहर से लाती आती है? ये पाकिस्तान के पैसे हैं। सही। पाकिस्तान में फेडरेशन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अगर फेडरेशन के हिस्से में पाकिस्तान को मिल गया या कराची में ग्रीन लाइन को मिल गया तो क्या हो गया? बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पैसे हैं, अपने पैसे हैं। बिल्कुल, मेरे आपके सबके पैसे बांटना है 4 सूबों में। बिल्कुल सही है। 4 सूबों में बांटने हैं। बिल्कुल। 4 सूबों में बांटने, चाहे कोई भी हुकूमत हो। बिल्कुल। अगर न करते तो उनको कहा जाता, कुछ न कुछ बुरा भला कहा जाता। ये बात नहीं है कि किसने कितना काम किया, किसने कितना काम नहीं किया। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि जनाब यहाँ जो चीजें नई नई आ रही हैं, जो अखबारों में छप रही हैं, वो अगर मफरूज आए तो फिर तो मैं छोड़ देता हूँ। अगर ये वाकई उसकी नियत ये है कि जी 18वीं तरमीम को रिवाइज करेंगे, एनएफसी को रिवाइज करेंगे, मुल्क को ज्यादा सूबों में बांट लेंगे क्योंकि उन्होंने एमक्यूएम के साथ उन्होंने कुछ इत्तेहाद कर लिया है, अगर ये सारी चीजें हो गई तो ये सिंध को कबूल नहीं होगा। चलें खोड़ो साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूं, चाहूंगा 30 सेकंड्स में चौधरी साहब इन 3 बातों का जवाब दें जो आपने उठाई हैं। सबसे पहले 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना, एनएफसी अवार्ड को रिड्यूस करना और सिंध को तकसीम करने की जो बातें हैं, चौधरी साहब पीएमएल-एन ऐसा ही कुछ प्लान कर रही है या ऐसा नहीं है? मैं रिंद साहब इन तीनों चीजों की नफी करता हूं, ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। सही। जहां तक ये है कि 18वीं तरमीम को रिव्यू करना तो उसमें बेहतरी के लिए रिव्यू किया जाता है। सही। अनडू करना और चीज है, और रिव्यू तो आइन को भी किया जाता है। आईनी तरमीम नहीं हुई क्या? बिल्कुल। आईनी तरमीम ये तो हक है असेंबली का। 18वीं तरमीम जो है उसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है कि सूबों के इख्तियारात बढ़े, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार बढ़े और निचले लेवल पे जाके पावर शेयरिंग हो। इसी तरह एनएफसी अवार्ड बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जाएगा। सही। और हमेशा नवाज शरीफ ने बढ़ाया है। सही। फंडिंग भी नवाज शरीफ ने बढ़ाई है। पीएसटीपी नवाज शरीफ ने बढ़ाया है। लेकिन चौधरी साहब ये क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि 7th एनएफसी अवार्ड का जो इनकाद हुआ वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ और नो डाउट कि उसमें जो पंजाब का रोल था वो काफी फराखदिली वाला था। पंजाब ने अपने शेयर पे कट लगा के बलूचिस्तान को शेयर दिया, ये मानने का है। आपने जो लास्ट पॉइंट है खोड़ो साहब का, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करें तो फिर मैं दनेश की तरफ जाऊं। जो सिंध की तकसीम की एक तासुर है,
देखिए, तकसीम, बिल्कुल तकसीम तो ये है ना कि आप मुल्क से किसी हिस्से को अलग कर दें, जिस तरह खुदा ना खास्ता बांग्लादेश बन गया। जहां तक अगर सिंध के अंदर इजला नए बन सकते हैं, नहीं बनते हैं इजला। उस जिले वाले कहे नहीं कि हमें आपने तकसीम कर दिया है, तहसीलें नहीं बनती हैं, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशनें और जिला काउंसिलें बनती हैं। इसी तरह जनूबी पंजाब का जो सूबा था, क्या वो पंजाब की उसे तकसीम कहा जाए, जिसके लिए पीपल्स पार्टी ने, फिर पीटीआई ने भी नारा लगाया और किया। अगर मुझसे पूछें बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो चाहूंगा कि इजला को इतना मजबूत करें कि मजीद सूबे ना बनाने पड़े। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा दिनेश, एक सवाल आपके सामने रखूंगा। खोड़ो साहब ने एक शिकवा किया कि मियां साहब सिंध नहीं आए सैलाब में। चौधरी साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब गए, और नो डाउट उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जब सैलाब था वो बड़े एक्टिव नजर आए। लेकिन उस एक्टिव होने का मैं क्या करूं कि अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, मेरा और आपका दोनों का ताल्लुक वहीं से, वो जिन जिन मकामात पर गए उनमें दो बड़े अहम मंसूबे थे जो मुझे उन पे रिजल्ट ओरिएंटेड उनके विजिट्स नजर नहीं आए। एक मच के करीब जो हमारा पिंजरा पुल बह गया, और दूसरा कराची और बलूचिस्तान को जो कनेक्ट करने वाला हब का पुल था, उस पर पेशरफ्त हमें नजर नहीं आई। देखिए जी, मैं एक तो शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा दौरे किए, मगर अफसोस मुझे ये है कि जो उन्होंने ऐलानात किए, बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सपूत बलूचिस्तान अनवर लक काकड़ साहब का, कि जो हमारा पिंजरा पुल का मसला था उन्होंने एक स्पेशल 2-3 दफ़ा दौरे करके उन्हें बना लिया। और मैं स्टैंडिंग कमेटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मेंबर भी हूं, तो वहां पर हमें एक जमानत दी गई है कि 31 दिसंबर तक पुल बन जाएगी, और इसी तरह से जो हब की पुल है वो भी जो टेम्परेरी है वो बन गई है, ट्रैफिक रवां दवा है। और साथ में एक और था योब से जो केपीके की तरफ रास्ता आता है, दरजिंदा पुल, वो भी बन चुकी है। मैं इसके लिए निगरां गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं कि बलूचिस्तान के अवाम को जो मसले मसाइल थे उन्होंने 31 दिसंबर तक अगर पिंजरा पुल ना बना तो मैं आपको बुलाऊंगा, और फिर उसके बाद आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को सेनेट की कमेटी में बुला के ग्रिल कीजिएगा। खोड़ो साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जो इस वक्त हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशकदमी पॉलिटिकली शुरू की केपीके से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां जलसों से भी खिताब किया, और उन्होंने बार बार ये कहा कि कारकुनान जो है वो अपने इख्तलाफात को बुलाकर पार्टी को मुस्तहकम करें। लेकिन इसी में हमें नजर आता है कि अरबाब फैमिली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अटैच रही, वो अब जो है थोड़ा दूर जाती हुई नजर आ रही है। और आज हमने देखा कि कैप्टन सफदर भी अरबाब फैमिली से, अरबाब आसमा जहांगीर, अरबाब जो फैमिली है, अरबाब आलमगीर, सॉरी मैं गलती का नाम में गलती हो रही थी, तो उनसे कैप्टन सफदर की भी मुलाकात हुई। तो बिलावल भुट्टो साहब का जो केपी का दौरा है वो इतना कामयाब हमें नजर नहीं आ रहा। पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों के लोग भी किधर किधर जा रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं, कोई खोल रहे हैं। सही। हमारी पार्टी के अंदर भी यकीनन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सही। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। सही। और हतमी भी बनाया जा सकता है। सही। अरबाब आलमगीर की हमने भी खबर पढ़ी है, लेकिन उसको भी देखा जाएगा। ये हो सकता है पार्टी का अंदरूनी मसला हो, उसमें कुछ न कुछ पेशरफ हो सकती है, कुछ बेहतरी हो सकती है। हमने अवाम के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। हमारा मकसद है कि हम अवाम के साथ रुजू करें। हमारा मकसद है कि चाहे अवाम की हमारी बातें सुने, पाकिस्तान के बारे में सोचकर वो आगे बढ़े और अपने वोट का इस्तेमाल करे आजाद इलेक्शन में जो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। खोड़ो साहब के साथ इत्तेहाद करना हमेशा पीपल्स पार्टी का शेवा रहा है। हम समझते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। अगर हम रुजू कर रहे हैं अवाम के साथ, मैं समझता हूं बहुत मुनासिब बात कर रहे हैं। लेकिन खोड़ो साहब, हमें यह नजर आता है कि केपीके में अभी तक कोई खातिर ख्वाह ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही। पंजाब और बलूचिस्तान के, खासकर जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के हवाले से पहले आपके साथ सेटबैक हो चुका है। सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रेंथ रखती नहीं, तो फिर बिलावल को वजीर आजम कैसे बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जानी, जब अब इस भाई ने जो बलूचिस्तान से हैं जी, उसने जब कहा
कि हम मखलूत हुकूमत बनाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि शायद किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी न मिले। सही। अगर उनकी पेशन गोई पर सोचेंगे तो फिर उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, चाहे नवाज लीग हो, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई, चाहे इस्तेकाम या कोई भी हो, ये क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेंगे, इसलिए एक नेशनल हुकूमत बनाई जाएगी। और नेशनल हुकूमत तभी बनाई जाती है कि किसी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले। सही। तो उन्होंने, मैंने नहीं लेकिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने भी कह दिया। वो भी सियासत पर नजर रखते हैं, बहुत एक्टिव सेनेटर है, बहुत एक्टिव सेनेटर है बलूचिस्तान से, वो भी चीजों को जानते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि जी नेशनल हुकूमत बनेगी तो फिर तो किसी पार्टी की भी नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो चाहे उसमें तो चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप लोगों ने कोई नया राजा रियाज तलाश किया या इस बार असेंबली में राजा रियाज होगा ही नहीं? राजा रियाज साहब असेंबली में होंगे, मुस्लिम लीग नून के साथ होंगे। और मुझे इस बात पे खुशी हो रही है कि निसार खोड़ो साहब हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। और जो सरहद में और जो पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब में भी आके जरदारी साहब ने कुछ दिन डेरे लगाए और कोशिश की और इधर उधर के लोग कुछ साथ उनके आ सकें, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन वो साथ में चौधरी साहब लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप भी सिंपल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं है, और दनेश भी यही इशारे कर रहे हैं आपके इत्तेहादी। देखिए मेरे बारे में तो मुझसे पूछिए ना, और मेरे सूबाई सदर पंजाब के, और मैं 2 दफा इस बात को दोहरा चुके हैं कि वी आर इन पोजीशन टू होल्ड सिंपल मेजॉरिटी इंशाल्लाह। और वो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, मियां नवाज शरीफ की उस सियासी बसीरत की बुनियाद पे, शहबाज शरीफ की उस मेहनत और एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे, और मरियम नवाज की उस पॉलिटिकल विल की बुनियाद पे कि उसने बलोचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब, जीबी, कश्मीर, हर जगह अपने सियासी नारे को बुलंद भी किया, अपना लोहा भी मनवाया। और मियां नवाज शरीफ आज उस सारे को कंपाइल करके आगे चल रहे हैं कि इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह चारों सूबों से नुमाइंदगी हासिल करेगी और अपनी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। चौधरी साहब, एक सियासी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। ऐसी शुनीद मौजूद है कि जब भी अदालती जो मामला हायल है मियां साहब के सामने, वो रुकावट अगर दूर होती है तो वो चारों सूबों से भी उम्मीदवार खुद हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ज़ेरे गौर है? देखिए, ये हम बतौर जमात फैसला करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहां से इलेक्शन लड़ना है। और मियां नवाज शरीफ ही नहीं, बाकी किसी पे भी पाबंदी नहीं है। कोई भी जो ये समझे कि वो फलां हल्के से बेहतर हल्का इंतखाब है उसका, मैं आप कोई भी कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने वाला, वो ये कर सकता है। और हम भी अपनी सियासी हिकमत अमली के मुताबिक कायदे मोहतरम के लिए जहां जहां से मुनासिब होगा वहां से उनके जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएंगे। दनेश, आपने कुछ दिन कबल, चूंकि आप अपनी जमात के साथ साथ बहुत सी सियासी चीज़ पर अक्सर राय भी देते हैं, आपने मुझे कहा था कि कौमी क़यादत इस बार बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ेगी। आपने मेंशन नहीं किया था कौन लड़ सकते हैं बलूचिस्तान से। मैंने बिल्कुल 12 हर जगह पर कहा है, और मैं तमाम जितने भी कौमी रहनुमा हैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ें, ताकि उनको बलूचिस्तान के मारूजी हालात के बारे में तमाम जमातों की जो सेंट्रल लीडरशिप, जी मैं उनको दावत देता हूं कि आए बलूचिस्तान। और हमारी खुशनसीबी होगी कि अगर वहां से वो जीत कर अगर वजीर आजम बनते हैं तो हम समझेंगे कि वो बलूचिस्तान। आप किस जमात के लीडर के लिए कह रहे हैं? मैं तो तमाम जमातों के, मतलब आप कह रहे हैं चाहे बिलावल वहां से लड़े, मियां साहब लड़े, हमारे लिए काबिल एहतराम बिलावल साहब भी काबिल एहतराम है, मियां साहब भी काबिल, मौलाना साहब भी काबिल एहतराम है। जो भी आए बलूचिस्तान से लड़े, जिस तरह से चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कहा कि जी पूरा मुल्क सबके लिए खुला है, तो बलूचिस्तान के लोग भी वेलकम करते हैं, पीटीआई को भी वेलकम करेंगे, सबको हमने सबके लिए। देखिए जी, हम कह रहे हैं कि कौमी रहनुमा जो भी है वो आकर लड़े, बलूचिस्तान की आवाम फैसला करेगी कि किन को वोट देना है या नहीं देना। खोड़ो साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त यौम तासीस का जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्वेटा ले गई है, और पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान को, जिसे कहते हैं वो पॉलिटिकल मरकज भी बनाने का फैसला किया है। तो इस यौम तासीस के जलसे में किस हद तक आपको उम्मीद है कामयाबी की, और कोई पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू हो सकता है, या जैसे दनेश ने कहा कि तमाम कौमी क़यादत को बलूचिस्तान से जरूर इलेक्शन लड़ने पर गौर करना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप चाहेगी कि वो अपने किसी मरकजी रहनुमा को बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़वाए? मेरे भाई,
आप ये अवाम के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? सही। इलेक्टेबल्स आएगा तो जीतेगा, बाकी अवाम नहीं जीतेंगे। सही। मैंने कहा कि हम अवामी राब्ते में हैं। सही। ठीक है, सही। अवामी राब्ते बढ़ते जा सकते हैं, नहीं भी बढ़ते जा सकते। सही। मैंने ये नहीं कहा, ये भाई साहब जो बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा कि जी मखलूत इंतखाब, मखलूत हुकूमत बनेगी। बिल्कुल। मैं भी अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूं, मेरी पार्टी के भी पता नहीं कितनी बड़ी हिस्ट्री है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कुर्बानियों के लिहाज से, अवाम दोस्ती के लिहाज से हमारे भी पता नहीं कितने राब्ते हैं बलूचिस्तान से, केपी से। केपी को नाम किसने दिया? सही। पख्तूनख्वा, पीपुल्स पार्टी ने। बलूचिस्तान को पैकेज किसने दिया? पीपुल्स पार्टी ने। एनएफसी को अवार्ड में तस्लीम कराया किसने? पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में ये हुआ सब कुछ। मैं भी ऐसी बहुत सी बातें कर सकता हूं, मैं भी दावा कर सकता हूं तो पीपुल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ जाएगी। बिल्कुल। ये हर एक पार्टी अपने अपने तो यही कहेगा ना, यही ख्वाहिश दिखाएगा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ जाएं। सही। उसके लिए अवामी राब्ता जरूरी है। सही। यही बात तो अवामी राब्ते में रिस्पांस नहीं कर रहा हूं, अवामी राब्ते में रिस्पांस मिल रहा है खोड़ो साहब? केपी के में कोई बड़े जलसे हमें नजर नहीं आए जनाब। ये जाने मेरे साईं ये देखेंगे आप इलेक्शन के दिन पर। सही। ये अभी इलेक्शन में 3 महीने पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी सिर्फ नवंबर खत्म हुआ चाहता है, अभी फरवरी है, इलेक्शन कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ। सही। हम तो अपनी पार्टी के लिहाज से हम रिपक्शन कर रहे हैं। अगर पार्टी के लिहाज से एक कन्वेंशन में इतने सारे लोग एबटाबाद में आ गए तो मैं क्या कहूंगा? कन्वेंशन में तो और बिल्कुल ठीक है। खोड़ो साहब जहां तक मुझे याद पड़ता है, मिट्टी से पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने का ऐलान किया था चंद रोज का। तो फिर आप मिट्टी के जलसे के बारे में क्या कहेंगे? छोटा जलसा था? नहीं, अच्छा जलसा था थरपारकर में, नो डाउट लाहौर से बड़ा नहीं, लेकिन नो डाउट एक अच्छा जलसा था। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? वो सिर्फ 3 जिलों का जलसा था। सही। बिल्कुल। पहले किसी जमाने में ये 1 जिला होता था। बिल्कुल ठीक है। पहले 1 जिला होता था थरपारकर, अब उसमें 3 जिले बन गए। सही। और ये 3 जिलों का जलसा था। अगर मैं सारी सिंध को बुला लूं तो फिर आप अंदाजा कर लें कितना होगा। अच्छा सर, क्वेटा वाला जलसा जो है वो पूरे पाकिस्तान का होगा या सिर्फ बलूचिस्तान का होगा खोड़ो साहब? सर आप चलिएगा ना, उधर देख लीजिएगा, साथ चलेंगे इंशाल्लाह। खोड़ो साहब कोशिश करेंगे कि आपके साथ जाएं और देखें। चौधरी जाफर इकबाल साहब, खोड़ो साहब कह रहे हैं कि अभी तक इंतखाबी कैंपेन शुरू ही नहीं हुई, 3 महीने हैं और मफाहिमत के बादशाह आपको सरप्राइज देंगे। देखिए जी, इंतखाबी कैंपेन तो शुरू करेंगे जहां उम्मीदवार होंगे। सही। जहां कोई टिकट लेने वाला होगा। सही। जिला गुजरात की अगर बात करूं, सही, तो 8 सूबाई असेंबली की और 4 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, मिला के 12। सही। तो एक कमर जमान कायरा साहब के अलावा कोई कैंडिडेट बता दें 12 सीटों पे। सही। और कोई पिछले 2018 वाले। लेकिन चौधरी साहब अब आप ये पंजाब की बात कर रहे हैं, खोड़ो साहब इसी तरह आपको सिंध की मिसाल देंगे कि वहां आपको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। देखिए, आपने बात की इंतखाबी मुहिम चलाने की और जलसे करने की, यही बात की ना? बिल्कुल सर। तो हम तो कराची जा रहे हैं। सही। हम तो सिंध जा रहे हैं। सही। और कराची और सिंध जाके पहले लोगों को अपने साथ मिलाने का, प्लानिंग करने का, और उसके बाद जलसे जुलूस भी करेंगे। और आपको नजर आएगा। हम तो ये नहीं कहेंगे कि जी ठीक है हमने केपीके में जो है वो कन्वेंशन किया था, हम तो जलसा करके दिखाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब इसको आखिरी मिनट में रिस्पॉन्ड करें। सर उन्होंने कहा हम तो सिंध आ रहे हैं, आप भी आके दिखाएं पंजाब। जी इंतजार करो फिर। मैंने कहा आके सियासी मुहिम चलाएं। सियासी। अच्छा तो मेरा घर हाजिर है खोड़ो साहब के लिए। आप जाफर इकबाल साहब, मैं तो मेरा घर हाजिर है। सर मैंने एडिशनल जुमला का चौधरी साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने वैसे ही एक मोमेंटम में कहा। खोड़ो साहब का आप वेलकम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे एतराज है इस जुमले पे, एतराज। सर मैं माजरत चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं। जी खोड़ो साहब, हमारे दरवाजे खुले हैं। सर मैं ये कह रहा हूं प्लीज आप आए हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और कोशिश में है कि हम वज़रात उज़्मा हासिल करें। इसी तरह से हम भी इस मुल्क की पार्टी हैं, हम आपसे सीनियर पार्टी हैं। बिल्कुल। 1967 में बनी थी,
हम इसमें इस सारी चीजों में रहे हैं। ये आइन बनाना और ये वो सर, ये सब जानते हैं पार्टी लोग। खोड़ो साहब 30 सेकंड्स हैं, क्लोज करना है मैंने। लोगों को आजाद छोड़ दो। सही, क्लोज करें तो फिर हम चाहेंगे इंशाल्लाह हम भी जीत कर दिखा देंगे। ठीक हो गया खोड़ो साहब, आप और PMLN दोनों मुतमईन है कि दोनों वजारत उज़्मा जीत कर दिखाएंगे, लेकिन दनेश कुमार कहते हैं कि जो बाप से अलायंस करेगा उसी का वजीर आजम होगा। अब बाप से अलायंस किसका होता है, कबल इलेक्शन होता है या बाद इलेक्शन होता है, इसके लिए हमें 8 फरवरी तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा सूरत हाल को। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए उसके हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे फ़लस्तीन के मामले की। कौमी जो सूरत हाल है या जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर भी रियासत के ख़िलाफ़ और रियासत का जो नैरेटिव है फ़लस्तीन या गज़ा के मामले पर, उसके ख़िलाफ़ भी एक प्रोपेगेंडा किया गया और इसे एक मखसूस सियासी जमात या जो उसके फैसिलिटेटर्स सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनकी मदद हासिल थी। और इस सारी मुहिम के दौरान न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि यहां तक भी प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को हथियार फराम किए जा रहे हैं। कुछ जाली फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि बरतानिया का जो एक जहाज मुसाफिरों को लेकर यहां से जाना था पाकिस्तान से, जो अफगान मुहाजिरीन उनके यहां आबाद थे, उनको ले जाने वाले जहाज की विजुअल्स को इस्तेमाल करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से कोई असलाह की फरामी जो है वो की जा रही है इसराइल को। ये सारी चीज़ें क्यों कर की जा रही हैं, लेकिन इससे पहले ये सवाल बनता है कि पाकिस्तान का इसराइल के हवाले से, हमास के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ जो है उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा OIC की मीटिंग में, ये पाकिस्तान का आज का नैरेटिव नहीं है। ये जब से इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़े का आगाज़ किया है उस वक्त से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से, उसमें ज़रा बर भी तब्दीली नहीं आई। लेकिन कुछ सियासी जमातें या उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये, न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी हुकूमत बल्कि जो अस्करी क़यादत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इससे पहले भी जो गज़ा की सिचुएशन थी उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया था। आज से चंद रोज़ कबल भी जब उलमा और मशाइख से मुलाकात हुई तो उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था और वो वही मौक़िफ़ था जो रियासत पाकिस्तान का तमाम फोरम्स पर है। इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब। चूँकि उनकी रिसेंट मुलाकात भी हुई है जिसे कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चाहूँगा कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। ताहिर अशरफी साहब, सबसे पहले जो गज़ा की सूरत हाल है, फ़लस्तीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, आलम इस्लाम के इस वक्त जो अहवाल है उसमें 3-4 ममालिक हैं जिनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और दो टोक है। सही। उसमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, कतर है, तुर्की है, ईरान है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो क़यादत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के सिपह सलार, उन्होंने उस मौक़िफ़ को जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तानी कौम का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। सही। आप देखिए कि 57 इस्लामी ममालिक में वाहिद पाकिस्तान के सिपह सलार हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के सफ़ीर को GHQ में दावत दी और उनको हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बिल्कुल। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान से जो इमदाद गई है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, वो हुकूमत और फौज दोनों ने मुश्तरका तौर पर भेजी है। बिल्कुल। और अभी 2 दिन पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहब और वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ ने फैसला किया कि इस इमदाद को जो हमने फ़लस्तीन के लिए भेजनी है इसको हम 2 गुना कर रहे हैं। सही। तो पाकिस्तान उसी मौक़िफ़ पर कायम है जो हमारा पहले दिन से है और उसी मौक़िफ़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सही। कुछ सफारती कोशिशें हैं जो सामने आ रही हैं, कुछ चीजें अभी सामने नहीं है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी स्टेज के ऊपर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कोई कोताही नहीं कर रहा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौक़िफ़ के एतबार से देखे तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बाकी
मुस्लिम ममालिक की निस्बत आपको बड़ा जरी और ताहिर महमूद अशरफी साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, फलस्तीन की हम सिचुएशन को देखते हैं और कश्मीर की सिचुएशन को देखते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन चूंकि एक प्रोपेगेंडा किया गया, उस प्रोपेगेंडे के जवाब के हिसाब से आपसे बात करनी होगी। आपके ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, जैसे ताहिर महमूद अशरफी साहब ने कहा कि 4 से 5 ममालिक वाज़े नजर आते हैं अपने मौक़िफ़ में, तो आपके ख्याल में इसका रिजॉल्व पर कितना इंपैक्ट होगा? गजा की सिचुएशन को अगर रिजॉल्व करना है, इन 5 इस्लामी ममालिक का अगर मौक़िफ़ है या दीगर जो इस्लामी ममालिक का है, उसका असर कितना पड़ सकता है? देखें जी, अगर मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेशली 2 जो मैटर करते हैं, इजिप्ट है, कतर है, सऊदी अरब है और इसमें जॉर्डन भी है, और तो साथ साथ ईरान भी है और जो टर्की है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस प्रिवेल कर सकते हैं रीजन में। तो पाकिस्तान का अपना एक इन्फ्लुएंस है, देखिए वो हमें वो मानना चाहिए। और इसके लिए लेकिन ये है कि अब रिसेंटली हमने अनफॉर्चुनेट जो डेवलपमेंट देखी थी कि हमें उसको नहीं बोलना चाहिए कि जब अरब लीग की कोई मीटिंग हुई थी, उसमें 11 ममालिक थे, आपस में कंसेंसस जो है नहीं हो सकी, जो 22 ममालिक हैं। और सब्सिक्वेंटली देखें कि जब OIC की हुई है तो अरब लीग को उन्होंने उसमें ज्वाइन कर लिया था ताकि उसमें कोई आपस में कोई मिलकर एक फैसला कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सका। तो उम्मा में देयर इज अ लैकिंग है कि जिसमें अनलेस देखें अभी जो डिसीजन होना है, जो सोल्यूशन पॉसिबल है, दैट इज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज। आप ये अपना आपको प्रीवेल यूनाइटेड स्टेट्स वाले कर सकते हैं, तब जाके एक सोल्यूशन बन सकता है। वरना देखें कि यहाँ पे डिक्टेशन हो रही है और तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक गो अहेड दी हुई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि वो आप मास किलिंग कर सकते हैं। और अल्टीमेटली उनका जो अभी डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है, देखिए अल्टीमेटली दे वांट टू कंट्रोल नदरन गजा को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक बफर जोन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक सिचुएशन बड़ी इस तरह की है। लेकिन ये है कि मुस्लिम ममालिक ने अनफॉर्चुनेटली अपनी वो सॉलिडरिटी शो नहीं की है जो एक्सपेक्टेड थी, स्पेशली अरब ममालिक की तरफ से। सही। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा, जो आज हम देख रहे थे वॉशिंगटन पोस्ट में ये रिपोर्ट हो रहा था कि इब्तदाई कोई बातचीत हो रही है मुत्तहदा जिसे कहते हैं वो जो अमेरिका है, USA, उसके दरमियान, इसराइल के दरमियान और हमास के दरमियान कोई जंगबंदी की बातें हो रही हैं। 4 से 5 रोज की जंगबंदी की बात हो रही है। आपके ख्याल में ये एक आइडियल मौका होगा या अपॉर्चुनिटी होगी जिस वक्त इस्लामी ममालिक अपना कोई किरदार अदा कर सकें, या आप समझते हैं कि ये आर्जी ही रहेगा मामला? ये फिलहाल देखें आर्जी है, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। देखें अब डिफरेंट ऑप्शंस वर्कआउट हो रहे हैं। सही। अमेरिकन कह रहे हैं कि जी आप वेस्ट बैंक को और जो गजा है एक अथॉरिटी के अंदर लेके आए, मतलब उसको हमास को माइनस करना चाह रहे हैं गजा से। सही। सेकेंडली देखें इजरायली इसका कंसेप्ट है, वो चाहते हैं सिक्योरिटी जो है वो हम अपने पास रखें, ब्लॉकेड रहे, और फर्दर ये है कि वहां पे अपना टाइट कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, एक बफर जोन भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। सही। और इसके अलावा अमेरिकन ने जो एक प्रपोजल जो दिया थोड़ा सा बेहतर है। उन्होंने कहा कि जी नो रीऑक्युपेशन ऑफ गजा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा देयर विल बी नो रिडक्शन इन द साइज ऑफ गजा, वो भी नहीं होगी, और देयर विल बी नो ब्लॉकेड। और अल्टीमेटली 2 नेशन जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा और पीस चाहते इस रीजन में। अभी आप देखिए हमास को इसको इस्लाम जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लाके आप गजा में पिच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कन्फ्रंटेशन है और यही नेतन्याहू चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की इस वक्त इशू के साथ हैंडलिंग है जो गुज़िश्ता 50 साल से है वो ठीक है? और दूसरा एक पॉइंट, किसी स्टेज पे चूंकि कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या कम होता है इसका अंदाजा तो आने वाले दिनों में होगा, लेकिन अगर किसी स्टेज पे आपको ये लगता है कि जिन इस्लामी ममालिक के रवाबित या ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं, अगर वो ने, चूंकि आज मैं कहीं पर टीवी पर देख रहा था कि ईरान की तरफ से पहले भी ये मुतालबा आया, अब भी आ रहा है कि अगर इस्लामी ममालिक इसराइल से अपने ताल्लुकात को मुनक़ता करते हैं जिन चंद ममालिक के हैं, तो उसका एक असर पड़ेगा। तो आपके ख्याल में ये एक इम्पैक्टफुल डिसीजन होगा? देखिए वो तो बहुत आइडियल थे। शुरू में जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें जो जिन 8 ममालिक ने अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं उनको कहना चाहिए था हम तोड़ रहे हैं। सेकंड, इकोनॉमिक टाइज को उनको छोड़ देना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए था। ऑयल एम्बार्गो के अनाउंस करते हम ऑयल एम्बार्गो लगाने जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देखें ना अरब लीग में भी कंसेंसस नहीं हो सका, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। सेकंड, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के स्टांस में देयर इज नो चेंज। जो कायद आज़म ने कहा था अर्ली 47 में कि जी एक इंडिपेंडेंट
पैलेस्टाइनियन स्टेट हो, ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल हो, वही लेके आगे चल रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब जो पाकिस्तान की पोजीशन कायदे आज़म साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी, पाकिस्तान उस पर कायम है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे उसमें अगर कोई सियासी कुव्वतें मुल्क की या उनके कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स इन्वॉल्व हैं, उन्हें कर्टेल करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपके ख्याल में? देखें जी, पहले तो ये है, ये इंडिया जो हमारा दुश्मन चाहता है वही ये लोग कर रहे हैं। बेसिकली उनका एजेंडा है कि मलाइन, पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करना चाह रहे हैं। और इसमें देखें ना कि कोई ऐसी बात बनती नहीं थी, एक सोशल मीडिया से एक चीज ये चली, इसके बाद मीडिया, इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उठाया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने इसको उछाला बहुत तरीके से, वहां टॉक्स हुए, डिस्कशंस हुई। और जस्ट टू मलाइन, मतलब देखें ना कि हमें तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने लोग हमारे बैठे हुए वो कर रहे हैं, जो है बाहर बैठे हैं, जो अंदर बैठे हुए जो वो हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ वो कुछ ऐसे ममालिक में बैठे हैं जहां पे हम लोग प्रिवेल नहीं कर सकते, बट स्टिल हम उनके गवर्नमेंट। आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, जो कल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात थी उलमा और मशाइख से, उसका कोई असर आपको नजर आता है कि इम्पैक्टफुल होगी? वो बहुत जबरदस्त होगी। देखिए, ये गिलगित से लेके कराची तक के उलमा, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इसमें शामिल थे। उनकी मेयर प्रेजेंस से जो मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में तमाम मकातिब फिक्र में एक कंसेंसस से यूनिटी है और वो अफवाज पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो इससे कुछ लोगों को काफी तकलीफ हुई है कि ये किस तरीके से कंसेंसस हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी आएगी। और ये जो उलमा है, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मस्जिद के मेंबर से ये लोगों में एक किस्म के अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी सूरत हाल पर। नाज़रीन, अगले हफ्ते तक, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।